गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण और हम लोग पूरा हिंदी में उसकी व्याख्या के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा संस्कृत व्याकरण देखेंगे। संस्कृत व्याकरण क्या है और उसके विभिन्न रूपों को हम लोग समझेंगे। हम आगे देखते हैं क्या है संस्कृत व्याकरण। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संस्कृत वर्णमाला में क्या है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 आयोग वाह ऐसे कुल मिलाकर के 50 वर्ण हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को तो इतना पता ही होगा कि स्वर व्यंजन ये क्या होते हैं। स्वर व्यंजन तो नॉर्मली सभी को पता है। अब आयोग वाह क्या है। आयोग वाह वो होता है जो जैसे ह्रस्व स्वर हुआ, कॉमा हुआ या हलंत हुआ, ये सारे जो होते हैं वो आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि अच 13 होते हैं और हल जो हैं वो 33 होते हैं और आयोग वाह 4 माने गए हैं। 14 स्वरों में से 5 शुद्ध स्वर हैं जो हैं अ, ई, उ, री और री, और 9 अन्य स्वर हैं आ, ई, उ, री, री, ए, ओ और अ। संस्कृत में हर अक्षर स्वर और व्यंजन के संयोग से बनता है। जैसे कि क यानी क हलंत, अधिक अ स्वर सुर लय सूचक है और व्यंजन श्रृंगार सूचक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो स्वर होते हैं वो जैसे हम क अगर बोल रहे हैं तो उसमें हलंत लगाने पे वो आधा क हो जाता है और उसके आगे हमें अ लगा करके उसे पूर्ण एक शब्द बनाना होता है। और बाकी जो लय होते हैं वो श्रृंगार सूचक है। मतलब किसी भी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो वर्ड बनाए जाते हैं उसे श्रृंगार सूचक कहते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं वो श्रृंगार सूचक हैं क्योंकि हमें उसकी सुंदरता को बढ़ाना होता है। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें उसे परिपूर्ण रूप से स्थापित करना होता है। आगे हम देख लेते हैं संस्कृत के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में कि संस्कृत वर्णों के कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। आइए हम देखते हैं। कंठ, कंठ अर्थात गला। तो गला का स्वर क्या है, अ, आ, क, ख, ग, घ और अंग। आप लोग ये चीज़ बोल के देख सकते हैं कि हम जब ये स्वर निकालते हैं अ, आ वाला, तो हमारे दांत, हमारे ओठ, हमारे किसी भी मुख के कोई भी पार्ट्स टच नहीं होते। वो स्वर जो है, वो आवाज़ जो है वो गले से निकलती है। तो ये क्या है, इसका स्थान क्या है, कंठ है। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान है कंठ। तालु क्या है, ई। ई मतलब तालु मतलब हमारा ये जो हम आ करेंगे तो गले के अंदर हमें एक दिखाई देता है, वो हमारा तालु होता है। तो तालु जब टच होता है तो ये स्वर निकलता है, ई, च, छ, ज, झ, इ। ये सारे स्वर जब हम जीभ से देखिए हम तालु को टच करते हैं तब इस तरह के स्वर निकलते हैं। अब मूर्धा, मूर्धा क्या है, री, ट, ठ, ड, ढ, ये सारी चीज़ें मूर्धा के द्वारा ये स्वर निकलते हैं। दंत, दंत अर्थात दांत को टच, जब हमारी जीभ दांत को टच करती है, दंत को टच करती है, तभी इस तरह के स्वर निकलते हैं। त, थ, द, ध, न बिना दांतों के टच किए ऐसे स्वर नहीं निकलते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान है दंत। आगे हम देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ के बिना मतलब हम क्या करते हैं, ओठों के आकार को परिवर्तित करते हैं तब इस तरह के स्वर निकलते हैं। उ, प, फ, ब, भ, म, इस तरह के स्वर ओष्ठ के द्वारा निकलते हैं। नासिका, नासिका मतलब नाक से निकलने वाले स्वर। अ, अंग, इय, अण, न, म, ये सारे उच्चारण स्थान नासिका के हैं। अब कंठ और तालु दोनों के उच्चारण स्थान क्या है, ए और ए। ये कंठ और तालु दोनों के संयोग से ये स्वर निकलता है। कंठोष्ठ,
मतलब कंठ और ओठों दोनों के संयोग से ये स्वर निकलता है, ओ और अ। अब हम देख लेते हैं दंतोष्ठ से क्या निकलता है, दांत और ओठों से। तो दांत और ओठों से निकलता है व शब्द जो है वो दांत और ओठों के द्वारा इस तरह व वाले स्वर निकलते हैं। यहाँ देख लेंगे य का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। र का उच्चारण स्थान बताइए, ल का उच्चारण स्थान बताइए। ये सब अंतस्थ है, मतलब अंदर से जो ध्वनि निकलती है वो। और ऊष्म का अर्थ क्या होता है, ऊष्म अर्थात जो वाक्य बोलने से हमारे मुख से एक तरह की ऊष्मा या वाष्प निकलता है वो ऊष्म स्वर कहे जाते हैं। जैसे ह बोलते हैं तो हमारे अंदर से एक ऊष्मा निकलती है, वाष्प निकलता है। अह बोलने से भी वाष्प निकलता है। श, ख, स, इस तरह से ये सारे वर्ड जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से एक वाष्प निकलता है, तो उससे हम ऊष्म स्वर के रूप में जानते हैं। आगे हम देख लेते हैं मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 विभाग हैं जिनको स्थान कहते हैं। इन 5 विभागों में से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। ये ही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज़ में बहुत देर तक बोला जा सके, मतलब जिसमें एक तरह का राग अंदर से निकलता है। जैसे आ हम बोलते हैं तो हमें समय लगता है बोलने में, तो वो स्वर हो जाता है। ई, अ, इस तरह से मतलब क्या है कि एक तरह का स्वर निकलता है, ध्वनि निकलती है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो स्वर के अंतर्गत आते हैं। और हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, तो इसमें हमें अधिक समय नहीं लगता, तो यह व्यंजन के अंतर्गत आता है। और मुख के 5 स्थान कौन कौन से होते हैं ये आप लोग मुझे बताइए। दंत, ओष्ठ, तालु, जीवा, इस तरह से कंठ, इस तरह से 5 स्थान मुख्य होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न तरह के स्वर निकाले जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं वर्णों का विभाजन। वर्णों का विभाजन क्या है। 33 व्यंजनों में 25 वर्ण वर्गीय वर्ण हैं, यानी कि वे 5-5 वर्णों के वर्ग में विभाजित किए हुए हैं। बाकी के 8 व्यंजन विशिष्ट व्यंजन हैं, क्योंकि वे वर्गीय व्यंजन की तरह किसी एक वर्ग में नहीं बैठ सकते। वर्गीय व्यंजनों का विभाजन उनके उच्चारण की समानता के अनुसार किया गया है। वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ हम एक एक करके समझेंगे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और आयोग वाह क्या है, तो आप लोगों को वो ईजिली और जल्दी से समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं स्वरों का विभाजन। मूल स्वरों की संख्या 9 है, अ, आ, ई, उ, री और अंग। संयुक्त स्वर जो हैं वो 4 हैं, ए, ऐ, ओ और अ। अब संयुक्त स्वर के मूल स्वर मतलब जिसका बस वही एक ही रूप हो, ऐसे स्वर जो होते हैं वो मूल स्वर हैं। मतलब आ की मात्रा लगाना है, ई की मात्रा लगाना, तो इस तरह के जो स्वर हैं वो मूल स्वर के अंतर्गत है। और संयुक्त स्वर क्या है, जहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ ए में मतलब हमें 2 चीज़ों को जोड़ना होता है तब एक स्वर बनते हैं। ओ, अ, ये सारे संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर अर्थात छोटा स्वर, मतलब जो छोटी मात्राओं को भी हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ये सारी चीज़ जो हैं ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ, इस तरह के जो स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब लुप्त स्वर क्या है, लुप्त स्वर की संख्या 3 होती है, वैसे एक ही मानी जाती है लेकिन 3 रूपों में इसे, जैसे अंग की मात्रा, अह की मात्रा या चंद्र बिंदु, ये सारे जो होते हैं ये लुप्त स्वर होते हैं। मतलब ये दिखाई नहीं देते लेकिन लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है, किसी भी वाक्य का अर्थ बदल जाता है, तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं संवृत और विवृत स्वर क्या है। संवृत स्वर
संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, मतलब हमारा जो मुख की बनावट है वो सकरी हो जाती है, छोटी हो जाती है ये वर्ड बोलने पर। जैसे ई ऊ ऊ, ये बोलने पे हमारा क्या हो रहा है, मुख का द्वार सकरा हो जाता है। और अर्ध संवृत स्वर क्या है, अर्ध संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं। जैसे ए ओ, इस तरह के जो स्वर होते हैं वो अर्ध संवृत स्वर होते हैं। आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं विवृत स्वर क्या है। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। ये संख्या में 2 हैं, आ इस तरह के। और अर्ध विवृत स्वर वो हैं जो अर्ध विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, अ ए ओ औ। इस तरह के जो स्वर होते हैं वो अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोगों को इतना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है हिंदी ग्रामर के लिए भी, संस्कृत ग्रामर के लिए भी। सो आगे हम देख लेते हैं संध्य और समान स्वर। संध्य और समान स्वर क्या है, तो संध्य स्वर संख्या में 4 होते हैं। जैसे ए ओ और औ। और समान स्वर संध्य स्वरों को छोड़कर सभी शेष स्वर समान स्वर होते हैं। समान स्वर संख्या में 9 हैं, अ आ ई उ री अंग और अह। ये समान स्वर है। संध्य स्वर 4 ही होते हैं, ए ओ औ, मतलब जो संयुक्त स्वर है वही संध्य स्वर के अंतर्गत आता है। और समान स्वर बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो सारे समान स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं व्यंजनों का विभाजन। अब व्यंजनों का विभाजन हम कैसे करेंगे, तो कंठ से आने वाले वर्ण कंठव्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क ख ग घ। तालु की मदद से होने वाले उच्चारण तालव्य कहलाते हैं, च छ ज झ। मूर्धा से कंठ के थोड़े ऊपर जो स्थान होता है वो मूर्धा का स्थान होता है, तो होने वाले उच्चारण मूर्धन्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ट ठ ड ढ, इस तरह के जो वर्ण होते हैं वो मूर्धन्य कहलाते हैं। दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य कहलाते हैं। जैसे त थ द ध न और अ। होठों से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठव्य कहलाते हैं। जैसे प फ ब भ म। कंठव्य क वर्ग, कंठ से बोले जाने वाले सारे क वर्ग जो हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग तालव्य, ताल से बोले जाते हैं, तालु से। मूर्धन्य मतलब मूर्धा से बोले जाने वाले ट ठ ड ढ वाले वर्ड होते हैं। दंतव्य त थ द ध के सारे वर्ण त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और प वर्ग के अंतर्गत ओठों से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात ओष्ठव्य आते हैं। विशिष्ट व्यंजन जो हैं वो य व र ल श ख स ह, ये विशिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको हमेशा मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको यूज़फुल हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं आयोग वाह। आयोग वाह मैंने पहले भी बताया क्या है, यहाँ भी आप लोग समझ लीजिए। स्वर और व्यंजन के अलावा देखिए यहाँ पे कॉमा है, अनुस्वार, विसर्ग, इस तरह के जो सारे शब्द होते हैं वो आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। जीवा मूली, उपध्यामिनीय, ये 4 आयोग वाह कहे जाते हैं। जीवा मूली मतलब अंग की मात्रा, औ की मात्रा, अ की मात्रा, ये सारे जो होते हैं उपध्यानीय, ये सारे जो वर्ण होते हैं ये आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देख लेते हैं संयुक्त वर्ण क्या है। इन 49 वर्णों को छोड़कर और भी कुछ वर्ण सामान्य तौर पे प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र इत्यादि। पर ये सब किसी न किसी व्यंजनों के संयोग से बने गए होने से उनका अलग अस्तित्व नहीं है और इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहा जा सकता है। मतलब क्यों इसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है, क्योंकि क्ष देखिए क और छ के मेल से छ बना है, त्र त और र के मेल से, ज्ञ ग और य के मेल से, श्र
श और र के मेल से। तो इस तरह से इसे हम संयुक्त वर्णों के अंतर्गत, नॉर्मली हम इसे संयुक्त वर्ण के ही अंतर्गत रखते हैं। आगे हम देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो य व र ल ये विशिष्ट वर्ण हैं, क्योंकि स्वरजन्य स्वरों से बने हुए जो अंतस्थ व्यंजन भी कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ई प्लस अ बराबर य, मतलब ई और अ को मिला करके ताल से बोले जाने वाले य वर्ण बनते हैं, इसलिए इसे हम विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। उ प्लस अ तो व, री प्लस अ तो र, जो मूर्धा से बोला जाता है मूर्धन्य के अंतर्गत। री प्लस अ तो ल, ये दंतव्य दांतों के द्वारा बोले जाने वाले वर्ड हैं। आगे हम देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन क्या है। ऊष्म व्यंजन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ऊष्म व्यंजन क्या है, जो मुख से वाष्प निकलता हो। इनके अलावा श ख स के उच्चारणों में बहुधा अशुद्धि पाई जाती है। इनके उच्चारण स्थान अगर ध्यान में रहे तो उनका उच्चारण काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। जैसे श ताल से बोले जाते हैं, ख मूर्धन्य से बोले जाते हैं, स दंत्य, ह कंठ्य। लेकिन ये सारे व्यंजन विशिष्ट होते हैं क्योंकि इसमें से एक तरह की ऊष्मा निकलती है, वाष्प निकलता है। तो ये चारों ऊष्म व्यंजन होने से विशिष्ट माने गए हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया ऊष्म व्यंजन क्या है। बहुत ही इजी है, खाली थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, और आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने छोटी छोटी सी भी टॉपिक्स को लिखा हुआ है यहाँ पे और आप लोगों को बताया है। सो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब मी, like me and support me. So bye bye.